तो हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की, और वो कौन कौन से मेजर्स उन्होंने जो लिए हैं उसकी बात करनी है। इंस्टीट्यूशंस लाइक यूएनडीपी, यूएन है ना, आईयूसीएन है ना, इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये सब चीज़ की बात करनी है। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करनी है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, एंड इसके क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं उसकी बात करनी है। फिर हम यहाँ पे 30 क्वेश्चन देखेंगे यार, कोशिश करेंगे कि इससे हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर कर लें, है ना, बेसिक पॉइंटर्स जो है, बेसिक फैक्चुअल चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे कवर कर लें। सो स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमसे क्या पूछा गया है भाई, इनकरेक्ट पूछा गया है रिगार्डिंग द मैनग्रूव फॉर फ्यूचर इनिशिएटिव। ठीक है, मैनग्रूव फॉर फ्यूचर इनिशिएटिव के बारे में इंपॉर्टेंट सॉरी इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है। ठीक है, सो इट MFF, व्हाट इज MFF? दैट इज मैनग्रूव फॉर फ्यूचर इनिशिएटिव, जो है एक जॉइंट कोलैबोरेशन है बिटवीन IUCN एंड UNDP। बिल्कुल सही बात है यार, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। The initiative exclusively deal with the conservation and sustainable development of only mangrove ecosystem around the world। ना भाई ना, ये मैनग्रोव के साथ साथ जो कोस्टल इकोसिस्टम है, कोरल रीफ जो है, उसको भी प्रोटेक्ट करने की बात करता है। जो हमारे पास एस्चुरीज हैं, एस्चुरियन इकोसिस्टम, उसको भी प्रोटेक्ट करने की बात करता है। हमारे पास जो सैंडी बीचेस हैं, वेटलैंड्स हैं, उसको भी थोड़ा सा ये देखता है यार। तो इट इज़ नॉट ओनली, दिस इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट तो पूछा गया है, इनकरेक्ट हो जाएगा बी। एंड द मेंबर कंट्रीज ऑफ मैनग्रोव फॉर फ्यूचर इनिशिएटिव कंसिस्ट ओनली ऑफ एशियन नेशन। बिल्कुल सही बात है, इसमें एशियन नेशन ही हैं यार। वियतनाम है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, साइशेल्स है, पाकिस्तान है, इंडिया है, कोलंबिया है। ठीक है, इंडिया ना एशियन नेशन ही हैं। सुंदरबन मैनग्रोव रीजन इज द लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है, बच्चे बच्चे को पता होगा यार, इंडिया और बांग्लादेश में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू दी नेशनल ग्रीन क्रॉप प्रोग्राम। हमको बात किसकी करनी है, नेशनल ग्रीन क्रॉप प्रोग्राम की बात करनी है। ठीक है, इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्या CBSE और हमारे पास एजुकेशन, भाई एजुकेशन का क्रॉप से क्या लेना देना, आपको साफ साफ समझ आएगा कि गलत है यार। इट इज नॉट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बट मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, Forest and Climate Change, MOFCC, to promote logical and independent thinking among children so that they are able to make the right choice in the spirit of scientific research। भाई ये जो नेशनल ग्रीन क्रॉप इनिशिएटिव है ना, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि ना, कि जो बच्चे हैं ना, उनके जो स्कूल चिल्ड्रंस हैं ना, उनके अंदर हैंड एक्सपीरियंस कराए इन्वायरमेंट का, है ना, इंटरेक्ट कराए उसके प्रॉब्लम्स का साथ इन्वायरमेंटल वेरियस एक्टिविटीज़ से, जैसे कि सर्वे, एक्सपेरिमेंट, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस। ठीक है, एंड ये जो है ना, ये किसके बारे में बात करता है, चिल्ड्रंस को सैनिटाइज करने की बात करता है, अबाउट द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट थ्रू द फील्ड ऑफ विजिट एंड डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, कम्युनिटी इंटरेक्शन की बात करता है प्रिजर्व करने के लिए, एंड इसके साथ एक लॉजिकल एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग प्रोड्यूस होगा यार। ऐसे हमेशा याद रखना, हमेशा जो थिंकिंग होनी चाहिए वो लॉजिकल होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी के ऊपर बायस नहीं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज से जो काम कर रहा है, एक रील देख रहा है दूसरा उसी प्रकार का रील डाल, तो दुनिया में क्या लगता है इंसान को यही हो रहा है यार। तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं है, ये हमारे पास एक तरह से कंप्यूटर लर्निंग है। दिस इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 है, which of the following statement is incorrect with reference to the national environment awareness campaign। हमको इनकरेक्ट बताना है भाई नेशनल अवेयरनेस और नेशनल इन्वायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन के बारे में। The National Environment Awareness Campaign is a national level program launched by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change। नेशनल इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम है क्या मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया था भाई। बिल्कुल सही बात है। डिफरेंट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल इन्वायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन इन डिफरेंट स्टेट अक्रॉस इंडिया। बिल्कुल सही बात है, डिफरेंट एजेंसीज जो है डिफरेंट स्टेट में इसको क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं यार। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी राजस्थान के अंदर है। ठीक है, उसी प्रकार डिफरेंट स्टेट में अलग अलग, जैसे कि हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है हिमाचल प्रदेश में, तो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट है। NGO and community organization can also participate in नेशनल इन्वायरमेंट एक्शन अवेयरनेस कैंपेन। बिल्कुल सही बात है, तो तीनों तो करेक्ट ही है यार। हमसे नॉट करेक्ट पूछा तो यहाँ पे कोई सा भी इनकरेक्ट नहीं है, आंसर हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इन्वायरमेंट एजुकेशन एंड इन्वायरमेंट एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग स्कीम। हमको बात किसकी करनी है, इन्वायरमेंट एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग स्कीम की बात करनी है।
क्या ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है? क्या 100% जो पैसा है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट देती है भाई? जो सेंट्रल मतलब इन्वायरमेंट एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग स्कीम है वो बिल्कुल सही बात है। अब द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज दैट एम्स टू प्रमोट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड मोबिलाइज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन फॉर अर्थ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है, तो देखो जो नेशनल ग्रीन क्रॉप प्रोग्राम है उसी प्रकार का भी हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंट एजुकेशन अवेयरनेस ट्रेनिंग। द नेशनल ग्रीन क्रॉप दैट इज इको क्लब प्रोग्राम इज सब्सिडियरी ऑफ EEAT। बिल्कुल सही बात है यार, इसका सब्सिडियरी ही तो है। दोनों का इनिशिएटिव एक तरह से सेम ही है, दोनों का तरीके सेम ही है, दोनों की चीज़ें सेम ही है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% जो है वो पैसा कौन देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग और विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है विद रेस्पेक्ट टू साइंस एक्सप्रेस। साइंस एक्सप्रेस के बारे में हमसे गलत पूछा गया है। इट इज अ फ्लैगशिप वेंचर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडियन रेलवे। बिल्कुल सही बात है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड यहाँ पे रेलवे ने मिल के यहाँ पे साइंस एक्सप्रेस को लॉन्च किया है ना। तो ज़्यादातर जो चीज़ें होंगी इन्वायरमेंट के अंदर वो इन्वायरमेंटल चीज़ें होंगी, बट एग्जाम में अलग से इन्वायरमेंट लिखा है वो तो नहीं आएगा, आपको पूरे सब में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बिखरे हुए क्वेश्चंस रहेंगे। साइंस एक्सप्रेस वॉज है ना, तो यही जो है पढ़ने से कभी याद है तो पढ़ने से कन्फ्यूजन नहीं रहता कि यार मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट था कि साइंस था कि क्या था। तो इसीलिए हमको क्वेश्चन बना के दिमाग में रखना है, क्वेश्चन बना के चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। जो पता रहेगा बिल्कुल सही होगा, नहीं पता रहेगा छोड़ दोगे, गलत नहीं होगा। क्योंकि कंपटीशन में हमको जो गलत करते हैं वही हमको आउट करता है यार। Science Express was redesigned with the theme biodiversity and from 2012 to 2014 and it was running as Science Express Biodiversity Special। बिल्कुल सही बात है यार, है ना, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की बात करता है। द मॉडल एंड वीडियोस ऑन साइंस एक्सप्रेस वाज क्रिएटेड बाय नोडल लॉरिएट्स ऑफ मैक्स प्लैंक सोसाइटी जर्मनी। बिल्कुल सही बात है। बेसिक जो हमारे पास साइंस एक्सप्रेस है, मतलब जैसे साइंस की बात भी करते हैं यार, ये बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ साइंस के, तो उसको मैक्स प्लैंक जिन्होंने प्लैंक कॉन्सेप्ट दिया था यार, उन्होंने हमारे पास उन्होंने मेन ये जो मॉडल्स हैं यहाँ पे इसको जो ये इनका जो सोसाइटी है वो यहाँ पे इसको देखता है, इसके मॉडल्स एंड वीडियोस को। तीनों सही है। इनकट हमसे पूछा गया, इनकट तो कोई सा भी नहीं है यार, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 इज इशूड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। जो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन है 2020 का, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020 का है, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इशू किया जाता है भाई? इट इज इशूड बाय दी डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज के अंदर आता है। वो इसको क्या करता है? रिलीज करता है, जो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन है उसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या यार? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन रूरल लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। हमको बात किसकी करनी है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन रूरल लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट की बात करनी है इंडिया के लिए। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन रूरल लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट की बात करनी है इंडिया के लिए। इट इज़ फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट। जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड रूरल लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है ना, वो कौन फंड करता है? क्या उसको वर्ल्ड बैंक फंड करता है एंड उसको इम्प्लीमेंट करता है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? गलत बात है, बिकॉज इट इज़ फंडेड बाय हुम, है ना, इट इज़ फंडेड बाय द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द वर्ल्ड बैंक। तो ये उल्टा बोल रहा है। एंड वर्ल्ड बैंक क्या करता है? इसको इम्प्लीमेंट। It aim is to develop and promote new model of conservation at the landscape scale through enhanced capacity and institution building for mainstreaming biodiversity conservation outcome। बिल्कुल सही बात है। इसका मेन एम क्या है? To develop and promote new models of conservation at landscape scale through enhanced capacity and institution building for mainstreaming biodiversity conservation outcome। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8 है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। ISS की बात करनी है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की बात करनी है, जो कि फार्मर्स के लिए होता है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो कि फार्मर्स के लिए होता है, उसके बारे में हमसे क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम इट एम टू प्रोवाइड कंसेशनल शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स इंक्लूडिंग लोन अवेलेबल थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड टू द फार्मर। जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, क्या वो फार्मर के लिए लोन देने की बात करता है यार, कम दरों पे, शॉर्ट टर्म, है ना, KCC के अंदर भी यहाँ पे बात होती है। ठीक है। NISS जो है हमारे पास, जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है ना,
वो हमारे पास शॉर्ट टर्म एग्री लोन देता है तो 3 लाख रुपए, ठीक है। इंटरेस्ट रेट जो होता है वो 7% होता है। एंड एडिशनल 3% यहाँ पे सबवेंशन किए जाते हैं टू दी फार्मर्स, जिससे वो टाइमली रिपेमेंट कर पाएँ, है ना। 3% मतलब आपको देना कितना पड़ेगा, 4%, 7 में से 3 माइनस करके। देर इज अ प्रोविजन फॉर गोइंग इंटरेस्ट अमाउंट इन केस फॉर अ प्रॉम्प्ट एंड टाइमली रिपेमेंट ऑफ लोन बाय फार्मर। नहीं, देखो मैंने बोला ना टाइमली एंड फॉर, अगर सही टाइम में सही अमाउंट पे करता है तो यहाँ पे हमारे पास फॉरगोन इंटरेस्ट अमाउंट नहीं, कोई इंटरेस्ट अमाउंट नहीं लेंगे ऐसा बोल रहा है, नहीं। इंटरेस्ट अमाउंट एडिशनली 3% सबवेंशन हो जाएगा, नाम से समझ आएगा। सबवेंशन मतलब एक तरह से कम किया जाएगा, जीरो नहीं कर जाएगा, 3% सबवेंशन हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये तो बोल रहा है खत्म कर देंगे, बोल रहा है, गलत बोल रहा है यार। तो गलत हमसे पूछा गया है। एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी आर ऑल्सो इंक्लूड अंडर द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, बिल्कुल सही बात है। अप टू याद रखना, अप टू लोन ऑफ 3 लाख रुपीज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड एंड आरबीआई आर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ आईएसएस, बिल्कुल सही बात है। नाबार्ड और आरबीआई मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नेशनल जीन बैंक। हमको बात किसकी करनी है, नेशनल जीन बैंक की बात करनी है। द नेशनल जीन बैंक वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन 1996 टू प्रिजर्व द सीड्स ऑफ जेनेटिक प्लांट रिसोर्स। जो जेनेटिक प्लांट रिसोर्स है उसको सीड को प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास नेशनल जीन बैंक बनाया गया था, बिल्कुल सही बात है यार। द नेशनल जीन बैंक हैज़ 4 काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज, नेमली सीड जीन बैंक होता है, क्रायो जीन बैंक होता है, इन विट्रो जीन बैंक होता है, फील्ड जीन बैंक फॉर कंजर्वेशन, बिल्कुल सही बात है। 4 प्रकार के इस तरह से हमारे पास होते हैं। जो क्रायोजीन है उसका टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए -170 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो जीन बैंक है उसका भी माइनस में ही होता है टेम्परेचर। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट। हमको बात किसकी करनी है, फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट की बात करनी है। The Forum for Decarbonizing Transport will help in achieving specific result in reducing emission from the transport sector, बिल्कुल सही बात है। एमिशन को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे लॉन्च द फोरम फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने इसको लॉन्च किया है क्या भाई, नो, इट इज़ लॉन्च बाय विच बॉडी, इट इज़ लॉन्च बाय द नीति आयोग एंड वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया, ठीक है, नॉट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। नीति आयोग प्लस वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसने मिलकर लॉन्च किया था, एंड नॉट बाय दी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, है ना। नाम से सुनेंगे ट्रांसपोर्ट तो सही है बोल के ठीक कर देंगे, बट आपको थोड़ा सा टेक्निकल आइडिया है होना चाहिए, इसीलिए तो हम एमसीक्यूज कर रहे हैं यार ना। कोई चीज़ पढ़ के दिमाग में नहीं आता है, एमसीक्यूज करने से दिमाग में चिपक जाती है चीज़ें। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। हमको नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम की बात करनी है। द वेटलैंड मैनेजमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज द लैंड रिसोर्स बिलोंग टू देम। क्या ये हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, भाई इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बिकॉज जो लैंड है वो किसके अंदर आता है, स्टेट के अंदर आता है। The criteria for identifying wetlands of national significance under the National Wetland Conservation Program are same as under the Ramsar Convention on the Wetland। जो रामसर कन्वेंशन है और जो स्टेट हमारे पास जो नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन है, दोनों में जो क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करने का वो सेम है क्या, बिल्कुल सही बात है। The National Wetland Conservation Program provides 100% funding for all the conservation and protection activities, बिल्कुल सही बात है। एक्सट्रीम वर्ड मत सोच लेना यार, है ना। इट इज़ करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 2 and 3, आंसर हो जाएगा ए। तो देखो इसीलिए तो हम क्वेश्चन बना रहे हैं, बिकॉज आप इसको पढ़े रहोगे तो यार 100% कैसे होगा। पढ़ा हुई चीज़ इंसान भूल जाता है, क्वेश्चन बनाई हुई चीज़ मुश्किल से ही भूलता है, दिमाग में कुछ तो याद रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ई वेस्ट मैनेजमेंट। हमको बात किसकी करनी है, ई वेस्ट मैनेजमेंट की बात करनी है। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 रूल्स शैल अप्लाई टू एवरी मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, बल्क कंज्यूमर एंड कलेक्शन सेंटर इंक्लूडिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो ई वेस्ट जो है वो हर आदमी पर लगेगा क्या, बिल्कुल भाई गलत है, बिकॉज ये जो है ना माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में नहीं लगता। ठीक है कि हमारे पास रिटेलर्स सेंटर्स, कलेक्शन सेंटर्स, डीलर्स, रिपर्विशर्स, है ना, बल्क कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स, इस पे लगेगा। बट माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंदर जो है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अंदर यहाँ पे इस पे नहीं लगेगा ये, दिस इज इनकरेक्ट।
Under e-waste management rule 2016, every manufacturer, producer, bulk consumer, collection center, dismantler and recycler may only store the e-waste for a period not exceeding 60 days. क्या ये ई-वेस्ट को 60 दिन से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते? नो, ये जो डेट है ना, ये जो डे है वो 80 डेज है भाई, 80 डेज से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते. सो दिस इज इनकरेक्ट. The Nairobi Declaration adopted at the Rotterdam aimed at creating innovative solution for the environmentally sound management of electronic waste. जो नैरोबी है ना, वो हमारे पास किसके साथ डील करता है यार? इट इज़ डीलिंग विद द ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, है ना. नैरोबी डिक्लेरेशन या फिर रोटरडैम कन्वेंशन जो है वो हमारे पास किसके बारे में बात करता है यार? ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट. इसके साथ अगर आप रोटरडैम पूछा जाए तो रोटरडैम भी यही काम करता है. अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो इलेक्ट्रिक ई वेस्ट के साथ कौन सा कन्वेंशन डील करता है, तो ई वेस्ट के साथ जो कन्वेंशन डील करता है वो है बेसल कन्वेंशन. ठीक है, जो हमारे पास बेसल कन्वेंशन था ना, तो रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था यार. ठीक है, दिक्कतें आती रहती है, तो 15-16 क्वेश्चन मैंने बना लिए, इसके बाद ये रिकॉर्डिंग बंद हो गया, बीच में बंद हो गया तो पता नहीं चल रहा था. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखे थे थर्ड वाला जो स्टेटमेंट थी, जो क्वेश्चन था यहाँ पे अटका हुआ था हमारा, कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो हमारे पास बाद में कवर हुआ था यार. अगर नैरोबी की बात हुई कहीं भी तो आपको यह समझ रखना है कि आपको ये पूछा जा रहा है ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ नॉन हैजार्डस वेस्ट एंड रोटरडैम कन्वेंशन की बात की जा रही है, तो आपको समझना है क्या? इंपोर्टेशन ऑफ हैजार्डस वेस्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे थे हम, एनजीटी की बात कर रहे थे. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑल्सो ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बिल्कुल सही बात है यार. एंड ट्रिब्यूनल इज बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड मैंडेटेड टू मेक डिस्पोजल ऑफ अपील विद इन 1 ईयर. ठीक है, नो इट वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास थर्ड है, एनजीटी डील्स विद द सिविल केसेस अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006. ना भाई, इसको इंक्लूड नहीं करता. यहाँ पे साथ ये चीज़ों को इंक्लूड करता है, जिसमें वाटर एक्ट आता है, वाटर सेस एक्ट आता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आता है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट आता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 आता है, पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट आता है 1992 का, एंड बायोडायवर्सिटी एक्ट आता है हमारे पास 2002 का. जो हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार. दे आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. एंड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 में बात करनी थी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन की. ठीक है, तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द ऑर्डर ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ड्यू टू अनसाइंटिफिक हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ द फ्लाई ऐश बाय कोल थर्मल पावर स्टेशन. बिल्कुल सही बात है. एंड द मिशन इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड पावर. नो, आईएएस ऑफिसर होते हैं सेक्रेटरी, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के सेक्रेटरी होते हैं. एंड द फ्लाई ऐश पार्टिकल कंबाइंड विद वाटर कॉज लीचिंग ऑफ हैवी मेटल इन द ग्राउंड. बिल्कुल सही बात है. क्वेश्चन नंबर 15 है यार, सीआरजेड की बात करनी है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोस्टल रेगुलेशन जोन्स. सीआरजेड नॉर्म्स आर इशूड अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट. नो, दीस आर इशूड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. एंड सीआरजेड एक्सक्लूड इंटरटाइडल जोन्स एंड वाटर एरियाज. गलत बात है यार. सीआरजेड के अंदर हमारे पास 4 एरियाज होते हैं, 1, 2, 3, 4, जिसमें 1 में हमारे पास इंक्लूड किया गया इंटरटाइडल जोन को, एंड 4 में इंक्लूड किया गया वाटर एरियाज को. एंड थर्ड स्टेटमेंट है, द लेटेस्ट सीआरजेड रूल्स हैव नो डेवलपमेंट जोन ऑन 20 मीटर फॉर ऑल आइलैंड क्लोज टू द मेन लैंड कोस्ट एंड फॉर ऑल बैकवाटर आइलैंड इन मेनलैंड. सही बात है. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं यार. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम. हमको बात करनी है स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की, या फिर हम लोग बोले तो ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की, नॉट स्किल इंडिया. ठीक है, ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करनी है भाई. द ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव फॉर स्किल डेवलपमेंट इन द एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट सेक्टर इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ये गलत बात है यार. इसको इम्प्लीमेंट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड नॉट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज इट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट, है ना. बिकॉज इसमें एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट सेक्टर के रेफरेंस में स्किल डेवलपमेंट की बात करती है, जिससे वो एम्प्लॉयमेंट उनको मिल पाए. द प्रोग्राम विल हेल्प इन अटेनमेंट ऑफ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, नेशनल बायोडायवर्सिटी टारगेट्स एज वेल एज वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स. बिल्कुल सही बात है. इनकट हमसे पूछा गया, इनकट जगह B2 ओनली. क्लीड बैंक डिक्लेरेशन रिसेंटली सीन द न्यूज इज रिलेटेड टू. हमको क्या पूछा गया है? क्लीड बैंक डिक्लेरेशन की बात की जा रही है. तो ये क्लीड बैंक डिक्लेरेशन किसके साथ रिलेटेड है भाई? इट इज रिगार्डिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रीन शॉपिंग कॉरिडोर्स ग्लोबली. ठीक है, हमारे पास जो ये जो बोल रहा है ना, एटलीस्ट 20% स्नो लेपर्ड लैंडस्केप विथ
वायबल स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन 2020, ये जो था ना ये बिस्क डिक्लेरेशन था, जो कि अब थोड़ा सा आप बोल सकते हैं ऑब्सोलीट हो चुका है, बट हाँ कभी क्वेश्चन आ सकता है। बिस्क डिक्लेरेशन इज समथिंग दैट इज रिलेटेड विद प्रोटेक्टिंग एटलीस्ट 20 लेपर्ड इन लेपर्ड लैंडस्केप and conservation of whales and the importance of maintaining the moratorium on commercial whaling। ठीक है, वेल को प्रोटेक्ट करने की बात होती है कहाँ पे, फ्लोरिनोपोलिस डिक्लेरेशन। ठीक है, एंड साइंस बेस्ड एंड इनोवेशन एक्शन ऑन एन अर्जेंट बेसिस फॉर ओशन कंजर्वेशन की बात की जाए साइंटिफिक वो भी, तो ये लिस्बन डिक्लेरेशन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है। ठीक है, और हमारे पास जो क्लेड बैंक डिक्लेरेशन था वो हमारे पास ग्लासगो क्लाइमेट समिट में हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस। हमको बात करनी है इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस की। इसके बारे में हमसे क्या पूछा गया, करेक्ट पूछा गया है। इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस के बारे में हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है। इट पब्लिश द ग्लोबल असेसमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस रिपोर्ट। बिल्कुल सही बात है यार, है ना, इट इज़ बिल्कुल सही बात। जो हमारे पास ये जो ऑर्गेनाइजेशन है IPBES वो हमारे पास किसको पब्लिश करता है भाई, ग्लोबल असेसमेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस रिपोर्ट को। स्टेबलाइज अंडर द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज, नो, इसको हमारे पास यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इसको बनाया था यार। ठीक है, बहुत बाद में आया था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो हमारे पास 1992 में हुआ था। ये जो हमारे पास IPBES है वो हमारे पास 2012 में आया था। द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो ज्वाइन IPBES, नो भाई, ओनली स्टेट मेंबर, मतलब ओनली कंट्रीज कैन ज्वाइन। तो हमसे क्या पूछा गया, करेक्ट पूछा गया, कट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 19 क्या यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 11th वर्ल्ड अर्बन फोरम, जो कि 2022 में हुआ था। हमको 11th वर्ल्ड अर्बन फोरम की बात करें जो कि 2022 में हुआ था भाई। द वर्ल्ड अर्बन फोरम वॉज एस्टेब्लाइज्ड बाय द UN टू एग्जामिन रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटीज, सिटीज, इकोनॉमीज, क्लाइमेट चेंज एंड पॉलिसीज। बिल्कुल सही बात है यार। The World Cities Report 2022 advises the future of cities said that the global urban population was back on track to grow by another 2.2 billion peoples by 2050। बिल्कुल सही बात है। वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट बोलता है कि हमारे पास जो अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, अभी 7 बिलियन है ना भाई, सिटीज़ में ही हमारे पास 2.2 बिलियन रहेंगे लोग, ऐसा बोलता है ये। बिल्कुल सही बात। क्वेश्चन नंबर 20 है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव वॉज लॉन्च बाय द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट की बात करनी है, तराई की बात करनी है। इसमें से कौन कौन से इनिशिएटिव्स को किसने लॉन्च किया है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया, ये हमसे पूछा गया है। तो हमारे पास जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है ये इसको लॉन्च करता है, बिल्कुल सही बात है। लाइटनिंग अ बिलियन लाइफ्स, ये भी हमारे पास द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट लॉन्च किया है। ग्रीन ओलंपियाड भी इसने लॉन्च किया है। ठीक है, जो ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ये चारों के चारों जो है ना वो किसने लॉन्च किया है भाई, हमारे पास जो एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया। जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है वो क्यों लॉन्च किया गया था, जिससे हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएँ, क्लाइमेट रेजिलियंस कर पाएँ, एक कलेक्टिव एफर्ट, कलेक्टिव एक्शन के फॉर्म में, है ना। हमारे पास सस्टेनेबल प्रोडक्शन की बात करता है, एनर्जी ट्रांजिशन की बात करता है। जो लाइटनिंग अ बिलियन लाइफ्स है ना, ये भी हमारे पास जो एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है, जो कि बात करता है कि जो हमारे पास केरोसिन बेस्ड लाइटनिंग लैम्प्स हैं उसको हम क्लीन, मोर एफिशिएंट एंड सोलर लाइटनिंग डिवाइस के साथ एक्सचेंज कर पाएँ। एंड ग्रीन ओलंपियाड जो है ये कंडक्ट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ तराई कंडक्ट करता है, जो कि मिडिल एंड हाई स्कूल में कंडक्ट किया जाता है, जिससे वो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन है ये। द ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ये कौन पब्लिश करता है भाई, तराई पब्लिश करता है, जिसमें मिनिस्ट्री, जिसको ना डेवलप किया जाता है विथ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिससे रेटिंग करता है भाई जो बिल्डिंग्स हैं हमारे देश के अंदर, ग्रीन बिल्डिंग जिसमें हमारे पास कौन अच्छे से रिन्यूएबल एनर्जी से बना हुआ है, जहाँ पे पॉल्यूशन कम हुआ है, उसको ये देखता है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा डी। ओके,
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन। हमको क्या बात करनी है, ग्रीन हाइड्रोजन कैसे हम निकालते हैं इसकी बात करनी है। हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं, नहीं भाई, हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन एक रिपोर्ट है भाई। इट इज़ अ रिपोर्ट रिलीज बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भाई ना, जो नीति आयोग है ना वो यहाँ पे रिलीज करता है। नीति आयोग जो है वो हमारे पास क्या रिलीज करता है यार, हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन रिपोर्ट रिलीज करता है। अंडर इट 3 हाइड्रोजन कॉरिडोर शुड बी डेवलप्ड अक्रॉस द कंट्री बेस्ड ऑन द स्टेट ग्राइड चैलेंज। बिल्कुल सही बात है, 3 हाइड्रोजन कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे जहाँ पे ज़्यादा चैलेंजेस है वहाँ पे देखते हुए इन्वेस्टर्स को यहाँ पे बुलाने की बात हो रही थी, है ना, इनक्यूबेटर्स को यहाँ पे बुलाने की बात हो रही थी, एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने की बात हो रही थी यार। यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन इज यूटिलाइज सोनली इन फर्टिलाइजर्स एंड मिथेनॉल सेक्टर। यार देखो एक्सट्रीम वर्ड है सोनली, 80% फर्टिलाइजर और हमारे पास मिथेनॉल सेक्टर में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नहीं भाई, हम इसको मैरीटाइम शिपिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, आयरन एंड स्टील ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफाइनरिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। सो दिस इज इनकरेक्ट। It has recommended to reduce or extend the GST and custom duties on production of green hydrogen। बिल्कुल सही बात है, जो ये हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन है ना, उसने बोला कि हम GST नहीं लगाएंगे भाई। किसके ऊपर GST लगाएंगे, जब आप ग्रीन हाइड्रोजन निकाल रहे हो उसके ऊपर हम GST नहीं लगाएंगे, उसके ऊपर हम कस्टम ड्यूटीज नहीं लगाएंगे, कम करेंगे या फिर नहीं लगाएंगे, इसकी बात की जा रही थी। ठीक है, हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 2 और 4, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 है यार। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमसे क्या पूछा गया है भाई, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमसे करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, इट प्रमोट द रेजिलिएंट ऑफ बोथ न्यू एंड एक्सिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम टू क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क इन सपोर्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए जो हमारे पास कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे पास प्रमोट करता है न्यू एंड एक्सिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को। बिल्कुल सही बात है यार। CDRI along with other institution release the Global Resilience Index Initiative। जो ग्लोबल इंडेक्स रेजिलियंस इनिशिएटिव है GRII है, उसको CDRI दैट इज दी कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलीज करता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसके साथ मिलके, फॉर एग्जांपल मिलके किसके साथ, इंश्योरेंस डेवलपमेंट फॉर्म के साथ, है ना, क्लाइमेट रेजिलिएंट इन्वेस्टमेंट के साथ, है ना, कोलिशन फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट इन्वेस्टमेंट के साथ मिलकर ये लॉन्च करता है इसको। तो मेन हमको याद रखना है कि CDRI लॉन्च GRI। व्हाट इज GRI, इट इज ग्लोबल रेजिलिएंट इंडेक्स इनिशिएटिव, जो कि कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलीज करता है। बिल्कुल सही बात है यार। मेंबरशिप फॉर CDRI इंक्लूड नेशनल गवर्नमेंट, मल्टीलेटरल बैंक्स एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर्स। बिल्कुल सही बात है यार। जो CDRI के जो मेंबर्स हैं, CDRI मतलब क्या, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट तो होगा ही होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ही है, उसके साथ साथ मल्टीलेटरल बैंक्स भी हैं यार, नॉलेज इंस्टीट्यूशंस भी हैं, इसके साथ साथ डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, हमारे पास प्राइवेट सेक्टर का भी यहाँ पे इंक्लूजन देखने को मिलता है। तो तीनों के तीनों यहाँ पे करेक्ट हैं भाई, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव, आंसर हो जाएगा 22 का डी। 23 है, नीति आयोग हैज रिसेंटली लॉन्च द स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। हमको बात किसकी करनी है, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स की बात करनी है। राउंड 1 जो निकाला था नीति आयोग ने, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हमको दिए हुए हैं यार। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स की बात करनी है। अगर आपसे ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जाएगी जो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, आपको बोलना है इसको नीति आयोग पब्लिश करता है। ठीक है, हमको इनडायरेक्टली स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स को कवर करने के लिए, देखो जो भी टॉपिक है उसको कवर करने का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन के ऊपर बना लो, बेसिक चीजें हमेशा कवर हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स है जो कि नीति आयोग रिलीज करता है, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हमसे पूछा गया है यार। गुजरात हैज टॉप्ड स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 अमंग लार्जर स्टेट्स फॉलोड बाय केरला एंड पंजाब। क्या जो हमारे पास स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स उसमें गुजरात ने टॉप किया क्या, कि गुजरात हाईएस्ट नंबर पे रहा है, बिल्कुल। उसके बाद कौन था, गुजरात के बाद केरला, केरला के बाद पंजाब, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। The Clean Energy Initiative has the highest weightage among all the parameters of the State Energy and Climate Index। मतलब कौन से स्टेट ने कितना अच्छा क्लाइमेट को सुधारने के लिए बात की गई है उसके बारे में बात कर रही है। 6 पैरामीटर्स होते हैं इसके अंदर यार, हमारे पास जो क्लाइमेट एंड एनर्जी इंडेक्स है उसमें 6 पैरामीटर्स होते हैं, लाइक दी डिस्कॉम परफॉर्मेंस है ना, वहाँ पे जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है उसका परफॉर्मेंस कैसा हो गया है ना, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी कैसा है उसको यहाँ पे देखा जाता है। क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स को देखा जाता है ना, एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में जो स्टेट है उसने क्या क्या नियम बनाए हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं उसको देखा जाता है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात होती है और क्या क्या नए इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो 6 यहाँ पे पैरामीटर्स हैं और उस पैरामीटर में क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव ये एक हमारे पास पैरामीटर है, बट जो हाईएस्ट वेटेज है ना यार वो डिस्कॉम सेक्टर को दिया गया है, नॉट क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव, सो इट इज डिस्कॉम।
energy distribution sectors. Okay, state and union territories have been categorized into group of performers, front runners, achievers and aspirants. तो देखो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है यार, ये मत भूलना कि ये 3 कैटेगरीज में यहाँ पे हमारे पास स्टेट्स को बताया गया है, किसके अंदर, स्टेट क्लाइमेट एंड एनर्जी इंडेक्स के अंदर। ऐसा कोई साल नहीं, मतलब बता रहा हूँ ये जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 साल में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाँ ना, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है यार। तो ये हमेशा पूछा जा सकता है कि इसको 3 कैटेगरीज में यहाँ पे हमारे पास क्लासीफाई किया गया है, जिसमें क्या क्या है, परफॉर्मर्स है ना, परफॉर्मर्स नहीं है, फ्रंट रनर्स हैं यार, परफॉर्मेंस जो है ना, 3 ग्रुप्स 3 कैटेगरीज स्टेट्स को है ना, फ्रंट रनर्स, अचीवर्स एंड एस्पिरेंट्स में यहाँ पे इसको क्लासीफाई किया गया 3 कैटेगरीज, ठीक है। उसमें हमारे पास परफॉर्मेंस नहीं है यार, ठीक है। सो हमसे क्या पूछा गया है यार, हमसे इनकैट पूछा गया है, इनकैट क्या हो जाएगा, 2 और 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है भाई देखो, वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट रिपोर्ट, देखो मैं बताता हूँ यार, इन्फॉर्मेट के अंदर हमेशा लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हर साल आएगा, अराउंड 40 मार्क्स का टॉपिक है। आप समझना अगर कट ऑफ 80-85 जाता है, 90 आता है, तो आधा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है इन्फॉर्मेंट के अंदर, इसीलिए हमने अच्छा खासा टाइम दिया इन्फॉर्मेंट को। और इन्फॉर्मेंट के अंदर क्वेश्चन जो आते हैं वो एक तरह से फैक्चुअल आते हैं, आपको पता रहेगा तभी भी सही होगा। अब इसमें एलिमिनेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, बिकॉज पॉलिटी में थोड़ा कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो, इन्फॉर्मेंट के अंदर उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगा नहीं सकते यार। चीज़ें पता होगी तो सही होगा, नहीं पता होगी तो गलत होगा। बस यहाँ पे हमसे पूछा गया वर्ल्ड हेरिटेज रिपोर्ट है ना, वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट रिपोर्ट जो कि न्यूज़ में था, कभी भी रिलीज हुआ था, तो हमको उस साल में जिस साल एग्जाम दे रहे हैं उसके हर साल में हमारे पास रिपोर्ट जो आए हैं उस साल में इंपॉर्टेंट उसके बारे में हर डाटा हर चीज़ इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। तो जो वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके बारे में हमसे क्या पूछा गया है, वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में हमसे क्या पूछा गया है, वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में हमसे करेक्ट पूछा गया है। The World Heritage Forest Report has been published by UNESCO in collaboration with the International Union for Forest Research Organization and Forest Survey of India, देहरादून। तो क्या ये सही है भाई? बिल्कुल सही नहीं है यार, बिकॉज ये जो हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट इंडेक्स है ना, उसको किसने पब्लिश किया, उसको किसने पब्लिश किया भाई, यूनेस्को एंड IUCN ने मिलके, एंड नॉट इंटरनेशनल यूनियन फॉर फॉरेस्ट रिसर्च, ठीक है। यूनेस्को तो है ही है, यूनेस्को के साथ कौन है भाई, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नॉट इंटरनेशनल यूनियन फॉर फॉरेस्ट रिसर्च, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आर अमॉन्ग द 5 साइट्स दैट हैव द हाईएस्ट ब्लू कार्बन स्टॉक्स। हाईएस्ट ब्लू कार्बन स्टॉक कहाँ पे है भाई, सुंदरबन नेशनल पार्क में, नॉट अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। 5 स्टेट्स को कैटेगराइज किया गया है, जिसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा कहाँ पे, सुंदरबंस में, ठीक है। ब्लू कार्बन ऐसे कार्बन जो कि आप समझता कि ये हमारे पास सी ग्रासेस इकोसिस्टम में, मैनग्रूव्स में, टाइडल मार्शेस के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन जो स्टोर्ड है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्लू कार्बन बोल रहे हैं, ठीक है। सो इट इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया भाई, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, नाइदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है यार, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम। हमको बात करनी है ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम की, किसकी बात करनी है, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम की बात करनी है। इट इज़ अ वर्ल्ड बैंक लेड ग्लोबल पार्टनरशिप दैट प्रमोट्स वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय कॉम्बेटिंग इलिसिट ट्रैफिकिंग इन वाइल्ड लाइफ। ये जो हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमको बात करनी है ना भाई, है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम, जो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम है उसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो जो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम है एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है यार, वर्ल्ड बैंक ने मिल के लॉन्च किया है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, आप समझ सकते हो बिल्कुल, है ना, टू प्रमोट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड ऑल्सो जो इलिसिट ट्रैफिकिंग हो रही है वाइल्ड लाइफ में ना, है ना, एक बोल सकते हो यार बेचा जा रहा है वो जंगल से उठा के। सो इसके लिए हमारे पास ये जो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम है वो वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया था एशियन अफ्रीका में। इट वॉज लॉन्च बाय द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, बिल्कुल सही बात है, जो GEF है, मत भूलना, GEF इज फॉर्म्ड अंडर विच प्रोटोकॉल, GEF इज फॉर्म अंडर विच प्रोटोकॉल, जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है ना। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर क्या बना था यार, अडेप्टेशन फंड बना था, कभी नहीं भूलने का। हमारे पास ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी था, इट इज फॉर्म अंडर UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो 1992 में जो रियो अर्थ समिट हुआ था उसके अंदर हमारे पास ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी बनाया गया था। और इसको फंडिंग क्या इसको फंड करता है यार, UNFCCC को फंड करता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन को फंड करता है, एंड कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, मिनामाटा कन्वेंशन को, एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POPs, ठीक है, दैट इज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को ये फंड करता है। ये मेन है 5। इसके साथ साथ ही देखो हमने बोला ना ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम को ये फंड कर रहा है, बिल्कुल सही बात। It seeks to reduce both supply and demand that drives legal wildlife trade and protects species and habitat through integrated landscape planning.
बिल्कुल सही बात है। आप समझना भाई, जो डिमांड है, सपोज करो चंदन का डिमांड है, चंदन तो बोलेंगे है ना वाइल्ड लाइफ में, सपोज करो हाँ ना, हमने बोला हाथी के हस्क टस्क का डिमांड है, तो हम क्या डिमांड क्यों है उसका डिमांड, इसलिए बिकॉज उससे कुछ ऐसे बर्तन बनाया जाता है, ऐसी चीज़ें बनाई जाती है जो कि बहुत काम की चीज़ होती है। तो ये क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन ना, उसके सब्स्टिट्यूट को खोजती है कि हाँ उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है जिससे इसका डिमांड कम हो जाए और इसकी ट्रैफिकिंग रुक जाए। बिल्कुल सही बात है यार, ऐसा काम करता है ये। हमसे इनकैट पूछा गया भाई, इनकैट तो कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा 25 का व्हाट, 25 का आंसर हो जाएगा डी ना। 26 नंबर क्वेश्चन है यार, हाई फ्लाइंग इनसाइट इनटू द वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग थ्रू इंडियाज एयरपोर्ट। ठीक है, तो हाई फ्लाइंग की बात करनी है, हमने क्या किया, इनसाइट लिखा, इनसाइट देखा वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग का थ्रू इंडियाज एयरपोर्ट इज अ रिपोर्ट विच फाउंड द ट्रैफिकिंग ऑफ ओवर 70,000 नेटिव एंड एक्सोटिक वाइल्ड एनिमल्स एट एनिमल एयरपोर्ट्स एट इंडियन एयरपोर्ट्स बिटवीन 2011 से 2020 तक। 2011 से 2020 तक 70,000 से ज्यादा जो नेटिव वाइल्ड लाइफ है इंडिया के, उसको एक तरह से क्या किया गया, ट्रैफिक किया गया, इलीगल ट्रैफिकिंग की जा रही थी। इसको पब्लिश किसने किया, हाई फ्लाइंग। ये रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया, हाँ भाई, रिपोर्ट को पब्लिश करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है ट्रैफिक, दैट इज ट्रैरिफ फॉर सॉरी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, साइट्स के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है ये। क्वेश्चन नंबर 27 है, तो देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं यार, है ना। फ्लाइंग, हाई फ्लाइज किसने निकाला, सिंपल सा एक वर्ड में आंसर आना चाहिए, ट्रैफिक। क्वेश्चन नंबर 27 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू दी साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क। सावन की बात करनी है, साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क की बात करनी है। हमेशा 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 न्यूज में रहता है ना। आप ये समझना मत कि आपको एक चीज अलग से न्यूज पेपर में, देखो इन्फॉर्मेंट वाली जो चीजें हैं न्यूज पेपर से आपको क्या करना पड़ेगा, मैगजीन्स पर रिलाई करना पड़ेगा, है ना। मैं तो कभी न्यूज पेपर रिलाई करता नहीं, बिकॉज उसमें क्या है, बहुत सारी चीजें होती है, इंपॉर्टेंट कौन सी चीजें वो समझ ही नहीं आती, इसलिए मैगजीन्स पे जो इंपॉर्टेंट चीजें वो दी जाती है, तो वहां से ध्यान देना अपने को। ठीक है, तो साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क की बात करनी है यार। जो साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क के लिए पहला स्टेटमेंट क्या है, इट इज फॉर्म टू स्ट्रेंथन टाइज विद द मेंबर कंट्रीज इन कंट्रोलिंग द ट्रांस बाउंड्री वाइल्ड लाइफ क्राइम। जो ट्रांस बाउंड्री वाइल्ड लाइफ क्राइम हो रहा है, किसके थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, है ना, हमारे पास जीपीएस के थ्रू कम्युनिकेशन कॉपरेशन जो आपस में रीजन में हो रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारे पास इलीगल ट्रेड हो रहा है, उसको एक तरह से ये उसके जो हमारे पास कंट्रोल करने की बात करता है जो साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क है। इट वर्क्स लाइक ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टली से काम करता है, सीबीआई के से काम करता है ना। कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान एंड इंडिया आर अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज। क्या मेंबर कंट्रीज में इंडिया है भाई? बिल्कुल है। बांग्लादेश है, बिल्कुल है। अफगानिस्तान भी है, मालदीव्स भी है, नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है। सो दिस इज करेक्ट। हमसे नहीं पूछा कि दिस आर ओनली, ये बोले कि हाँ ये अमंग द मेंबर्स दे आर, यस। एंड सावन ऑपरेट फ्रॉम द सेक्रेटरीट बेस्ड इन ढाका एंड लद्दाख। ढाका में है क्या? बांग्लादेश के अंदर है इसका ढाका? नो, मतलब जो सावन का जो हेड क्वार्टर है भाई, इट इज इन काठमांडू, नेपाल के अंदर इसका हमारे पास क्या है, नेपाल के अंदर काठमांडू में हमारे पास इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, इसका सेक्रेटरीट है, सॉरी। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है करेक्ट बताना है। करेक्ट हो जाएगा 1 और 2, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। मैं बोलूं कि जो 26 क्वेश्चन में 28 नंबर जो क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो पिछले के 27 क्वेश्चन को छोड़ो तो। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से बढ़िया और बेहतरीन और आसान, या फिर आप समझ सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006 प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स स्टेट्यूटरी अथॉरिटी। देखो भाई, पहली बात तो ये बिल्कुल सही बात है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट होता है उससे यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये बना है ना, उसके अंदर ये बना गया है कि स्टेट्यूटरी अथॉरिटी है ना। तो ये हमेशा आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए इसके बारे में चीजें, कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये बना गया है। It is not an advisory body, it is a non-constitutional body. No, it is a statutory body because it is created in a law. It has the power to approve the tiger conservation plan prepared by the state government. कि स्टेट गवर्नमेंट जो टाइगर कंजर्वेशन प्लान बनाती है, क्या उसको ये अप्रूव कर सकता है? क्या उसको ये अप्रूव कर सकता है भाई? बिल्कुल 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 अप्रूव करता है। It has the power to evaluate and assess various aspects of sustainable ecology and disallow any ecological unsustainable land use such as mining, industry and other projects within tiger reserves. बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, विद रेफरेंस टू द नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड। हमको नैब की बात करनी है, नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड की बात करनी है, NAEB की बात करनी है, नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड की बात करनी है। इट इज अ स्टेट्यूटरी बॉडी। क्या एक स्टेट्यूटरी बॉडी है? क्या इसको एक लॉ के अंडर बनाया गया है भाई? नो, इट इज नॉट एन स्टेट्यूटरी बॉडी बिकॉज
इट इज जस्ट एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है यार। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एक ऑटोनोमस बॉडी, आप समझ सकते हो। एन ऑटोनोमस बॉडी मीन समथिंग दैट इज एडवाइजरी इन नेचर। आप बोल सकते हो यार इट इज नॉट एन एग्जीक्यूटिव, इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। It gives special attention to the regeneration of degraded forest areas and land adjoining forest areas। बिल्कुल सही बात है। जो आसपास के जो फॉरेस्ट एरिया है ना, उनको देखता है ना, उनके बारे में प्लान रहता है, इंप्लीमेंट करता है कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, है ना। जो डिग्रेडेड लैंड है उसके आसपास की बात कर रहे हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बी, है ना। क्या की बात की हमने? नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड की बात की है। क्वेश्चन नंबर 30 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल क्लीन एनर्जी फंड। हमको बात किसकी करनी है भाई? नेशनल क्लीन एनर्जी फंड की बात करनी है। इट हैज़ बीन क्रिएटेड आउट ऑफ अ सेस ऑन क्रूड ऑयल प्रोड्यूस्ड इंपोर्टेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। भाई याद रखना, हमने देखा जो नेशनल क्लीन एनर्जी है ना, इसको बनाया गया है एज अ सेस ऑन कोल प्रोड्यूस या फिर इंपोर्टेड अंडर व्हाट, अंडर द पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल। एंड ये किसके अंदर आता है भाई? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। It was built on the polluter pays principles to hold emitters of carbon dioxide responsible for the pollution। बिल्कुल सही बात है यार। NCEF, that is National Clean Energy Fund, is one of the source of climate financing in India to support mitigation and adaptation action that will address climate change। बिल्कुल सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 2 and 3 ओनली, बी इज करेक्ट। तो हमने देखा भाई क्वेश्चंस फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस एंड मेजर्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और मैं बोलता हूँ कि यार ऐसे आपको किसी और जगह नहीं देखने को मिलेगा चीज़ ये क्वेश्चंस, बिकॉज आप समझना कि जो 20 क्वेश्चन आएंगे ना भाई, हर क्वेश्चन ईजी नहीं आएगा यार। एक मीडियम आएगा और कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो टफ आएंगे जो कि किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता तो क्या क्वेश्चन छोड़ दिया जाए ना। 4-5 जो टफ आएंगे उसमें अगर आपने 2 भी सही कर दिए तो आपका समझना 2 नंबर ऊपर है। 2 नंबर ऊपर मतलब समझना कम से कम 20 से 30 हज़ार रैंक ऊपर जाता है भाई। और प्रीलिम्स के सिर्फ 12,000 रैंक तक आना है, 12,000 के अंदर यार। तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको समझनी पड़ेगी, है ना। कंपटीशन ही है यार, चीज़ों को अलग तरीके से करना पड़ता है, किताबों से कुछ नहीं होता।